Everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and well. Our today's topic is related to political science and IR. और वो टॉपिक है, इज़ इंडिया अ फेडरेशन? इंडिया एक फेडरेशन है या नहीं? इसे क्वेसाई फेडरेशन भी कहते हैं। अब क्वेसाई फेडरेशन एक न्यू टर्मिनोलॉजी है फॉर मैनी लर्नर्स। क्वेसाई फेडरेशन मीन्स के समहाउ फेडरेशन, ठीक है। इट इज़ अ मिक्स्ड वर्जन के कुछ कुछ ये फेडरेशन है और कुछ कुछ ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसके हवाले से हम देखेंगे कि विच सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरेशन और कंट्री हैज़, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स देखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंडियन फेडरेशन इज़ फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है। वो फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। इसमें दोनों जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स के जो ट्रेड्स हैं वो इसमें शामिल हैं। वो कैसे? सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स एंड कंडीशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स इट्स रीजनल एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स विद प्रैक्टिकल अप्रोच। अब इंडिया चूँकि एक वर्सटाइल कंट्री है, इसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स भी हैं और बहुत बड़ा एरिया भी है, तो उसको कवर करने के लिए कुछ वेस्ट से इंपोर्ट किया हुआ सिस्टम काफ़ी नहीं था। उन्होंने वेस्ट से, अमेरिका से भी और यूके से भी सिस्टम्स जो है इंपोर्ट किए और उनको मॉडिफाई किया एज़ पर देयर ओन डिमांड्स एंड नीड्स, ठीक है। दे डेवलप्ड विच बेस्ट सूट टू इट्स कंडीशन, ठीक है। जो उनको बेहतर लगा उस लिहाज से उन्होंने उसे मॉडिफाई कर लिया। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ अमेरिकन फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ ब्रिटेन बट इज़ नॉट कम्प्लीटली अलाइक। ये एक ब्लेंड तो आपको नज़र आता है, मगर ये बिल्कुल उस तरह का भी नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं कि जैसे एक फेडरेशन का नाम आपके सामने लिया जाता है तो लोग सोचते हैं कि ये अमेरिका, और अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम लिया जाता है तो लोगों के माइंड में फ़ौरन आ जाता है यूके। तो ये ब्लेंड है, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्लेंड किस तरह है देखते हैं। फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे फेडरल फीचर्स, उसके पॉइंट्स देखेंगे, सब हेडिंग्स देखेंगे और उसके बाद यूनिटरी एलिमेंट्स देख लेंगे। फेडरल फीचर्स में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स हैं इसमें, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरेशन, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स के पास अपने पावर्स हैं, जो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं उनके पास, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास भी अपनी पावर्स हैं। यूनियन लिस्ट क्या कहती है? सेंट्रल पार्लियामेंट मेक्स लॉ, ठीक है। यूनियन जो लिस्ट है, जो सेंटर की जो पावर्स हैं, जिसकी लोकसभा या राज्यसभा जिसके फीचर्स हैं या उनके पार्लियामेंट हैं, वहाँ पर सेंट्रल पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाती है। और स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर्स बनाती हैं अपने अपने जो स्टेट्स में। कोई भी आपके जैसे पाकिस्तान में प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स हैं, इस तरह उनके स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं। और एक कनकरेंट लिस्ट है, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट्स कैन मेक लॉज इन केस ऑफ डिस्प्यूट, लॉ ऑफ पार्लियामेंट प्रिवेल्स, ठीक है। कुछ ऐसे डार्क या ग्रे एरियाज होते हैं जिनमें आपके पास क्लियर कट लेजिस्लेशंस नहीं होती हैं, कुछ नए मसाइल उभर आते हैं, या वो स्पेसिफिकली किसी स्टेट में भी कोई नए मसाइल उभर आते हैं तो उस पर वो लोग क्या करते हैं कि वो स्टेट्स जो हैं उनको उसके मुताबिक कानून साजी कर लेती है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, स्टेट ने कानून साजी कर ली, उसकी सज़ा कुछ और मुख्तस कर ली और सेंटर ने कुछ और कानून साजी कर ली सेम मसले के लिए, तो प्रीवेल क्या करेगा? वो सेंटर का जो डिसीजन हो गया, सेंटर का जो लॉ होगा वो प्रीवेल करेगा, ठीक है। स्टेट की से उसमें नहीं होगी। आगे देखते हैं जी। हाँ, आगे है रिटन लॉ। इट इज़ एसेंशियल फॉर अ फेडरेशन। जो फेडरेशन की जो ट्रेड्स होते हैं उनमें ये भी एक इंतहाई अहम होता है कि उसके जो लॉज होते हैं वो रिटन होते हैं। जैसे कि यूएस का जो आइन है वो लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस इज़ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फेडरेशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही लाजमी एलिमेंट है किसका? फेडरेशन का। सुप्रीम कोर्ट इज़ गार्डियन एंड इंटरप्रेटर। आपका लॉ तो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें मसाइल आ जाते हैं तो वो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। आप उसमें चैलेंज करते हैं, जजेस भी उस पर सू मोटो ले लेते हैं और इस तरह के मसाइल हल हो जाते हैं। फेडरेशन का ये
नॉर्मल एलिमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ, अब यूनिटरी एलिमेंट्स आ गए। यूनिटरी एलिमेंट्स बड़े यूनिक हैं। सिंगल सिटीजनशिप देखें, पहले हम देख रहे थे कि जो फेडरेशन के जो एलिमेंट्स थे वो फेडरल एलिमेंट्स थे। फेडरल एलिमेंट्स जैसे कि यूएस है, यूएस में कोई बंदा अगर उसकी जो डबल सिटीजनशिप होती है, अगर कोई बंदा न्यूयॉर्क का शहरी है तो वो साथ साथ यूएस का भी शहरी है, ठीक है, मतलब उसकी डुअल सिटीजनशिप होती है। अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं, 50 स्टेट्स हैं, उनका भी एक बंदा शहरी होता है किसी एक का उनमें से, जिसका भी वो रिहायशी होगा, और साथ साथ यूएस का जो यूनियन है उसका भी वो शहरी होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया की किसी भी रियासत, किसी भी सूबे में आप रह रहे हो तो यू आर इंडियन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, लॉज ऑफ पार्लियामेंट प्रिवेल्स, ठीक है, पार्लियामेंट प्रिवेल्स, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया, अगर कोई आपका कंट्राडिक्शन आ भी जाती है तो फिर भी पार्लियामेंट का लॉ जो है वो प्रिवेल करता है। रेजिडुअरी पावर्स एंजॉयड बाय सेंटर, whereas in फेडरेशन these are by units, ठीक है। इसके पास जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो किसके पास हैं? सेंटर एंजॉय करता है, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा पावर्स हैं। लेकिन फेडरेशन में क्या होता है? ज़्यादा पावर्स किसके पास होते हैं? यूनिट्स के पास होते हैं। जैसे कि यूएस। स्टेट ऑफ इमरजेंसी में क्या होता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स एंड सस्पेंड्स स्टेट लॉज, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास इतना इख्तियार होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है कंट्री में तो वो क्या करता है? स्टेट के जो लॉज हैं उसको सस्पेंड कर सकता है और अपनी से वहाँ पर कायम कर सकता है, अपनी मीन सेंटर की से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ जी, प्रेसिडेंट टू अज्यूम ऑल द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 357 इशू अ प्रोक्लेमेशन इफ़ ही थिंक्स अ स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके पास ये लॉ है, सॉरी ये इख्तियार है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के सारे जो इख्तियारात हैं वो अज्यूम कर ले, ठीक है, अंडर आर्टिकल 357। तो उसके बाद उसकी अपनी सेंटर की से होगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट में डायरेक्ट टू पुट ऑल मनी बिल्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। अब सूबे को आपने कुछ इख्तियारात दिए हुए हैं, बहुत सारे इख्तियारात दिए हुए हैं। अगर वहाँ पर आपको कुछ मसाइल आ रहे हैं कि सूबा जो या उसकी जो गवर्नमेंट है वो सेंटर के खिलाफ चल रही है, कोई भी इशू आ गया है, तो उसके जो मनी बिल्स हैं, जितने भी मतलब मनी रिलेटेड आपके जो डिसीजंस होते हैं वो सेंटर अपने कंट्रोल में कर सकते हैं लेजिस्लेचर के थ्रू, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल टू हिम। अब स्टेट्स के जो अपने लेजिस्लेटर्स या उनके जो बैठे हुए हैं असम्बलीज, मगर वहाँ का जो गवर्नर है ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विच इज़ सिटिंग इन द सेंटर, ठीक है। सो ही इज़ आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट जी, पावर टू इनिशिएट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट्स डू नॉट हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट का वही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि उनको सेंटर ने दिया है। दे डू नॉट हैव पावर टू इनिशिएट अमेंडमेंट। वो इनिशिएट नहीं कर सकते अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कोई ऊपर से आएगी, सेंटर से आएगी, मतलब कोई सी सूबे के मतलब अमेंडमेंट। जैसे आपको पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, जैसे कि पाकिस्तान का एक सूबा है KPK, उसका नाम था NWFP, ठीक है, अब KPK है, ठीक है। अब इसका जो नाम है, इसकी पाकिस्तान में सिस्टम सेपरेट है। ये सूबे से भी अमेंडमेंट स्टार्ट हो सकती है कि हम इसका नाम KPK कर रहे हैं जी, वो फिर सूबे से मंजूर होगी, फिर सेंटर में जाएगी, सेंटर में सेनेट और नेशनल असम्बली दोनों पास कर लेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन सेंटर से भी ये इनिशिएट हो सकती है पाकिस्तान में, ठीक है। सेंटर से मतलब सेनेट और नेशनल असम्बली पास करती है, फिर वो सूबे के पास आती है। सूबे भी अगर उस सेम बिल को पास कर लेते हो तो वो फिर इम्प्लीमेंट हो जाता है रिगार्डिंग सेम प्रोविंस। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। स्टेट्स डू नॉट हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, दे डू नॉट हैव पावर टू इनिशिएट अमेंडमेंट। जो सूबे हैं इंडिया के, जो स्टेट्स हैं सॉरी, वो खुद अमेंडमेंट को इनिशिएट नहीं कर सकते। वहाँ पर स्टेट्स ऊपर से ही, मतलब उनकी लोकसभा एंड राज्यसभा से अगर कोई इनिशिएट होकर आती है अमेंडमेंट, तो वो तब ही उनके सूबे उसको आगे मजीद अमेंड कर सकते हैं। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सिंगल जुडिशरी ऑन सिविल एंड क्रिमिनल कोड। पूरे इंडिया में जो है वो सिंगल जुडिशरी है, मतलब एक ही लॉ चल रहा है। ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या कहती हैं जी? इट इज़ कॉमन फॉर होल कंट्री। जैसे पाकिस्तान में CSS होता है, CSS, इंडिया में इसी तरह IAS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो वो पूरे इंडिया में अपॉइंट होते हैं फ्रॉम द सेंटर, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ यूनियन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। दे आर गिवन की पोजीशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स। उनको कंट्रोल कौन करता है? सेंटर। मतलब अगर सेंटर आपकी
अपॉइंटमेंट कर रहा है, आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है, तो इट मीन्स यू आर आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आप किसी भी स्टेट में अगर ड्यूटी कर रहे हैं किसी मजिस्ट्रेट की और आपकी अपॉइंटमेंट सेंटर से होती है तो आप जवाबदेह भी सेंटर को ही है। ठीक है, आप स्टेट गवर्नमेंट में काम तो कर रहे हैं स्टेट की गवर्नमेंट की मशीनरी के साथ, लेकिन यू आर नॉट आंसरेबल टू देम। लिहाजा स्टेट मशीनरी इज कंट्रोल्ड बाय द सेंटर थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ, कंप्लीट हो गया है। ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने देखा है यूनिटरी एलिमेंट्स भी देखे हैं। हाँ, यूनिटरी एलिमेंट्स देखे हैं, यूनिटरी एलिमेंट्स एंड फेडरल भी देखें। ठीक है, अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इसमें किस तरफ ज़्यादा टिल्ट है। इसीलिए इसे क्वेसाई फेडरेशन भी कहा जाता है कि दिस इज़ अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें आपको यूनिटरी एलिमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं और फेडरल भी। तो लिहाजा आपके सामने अगर कोई बहस आ जाती है, कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है और या पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि विच सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया हैज़, तो आप इसको दोनों साइड्स पे आप आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। अब इसको आप प्लान भी छोड़ सकते हैं कि इट इज़ क्वेसाई, या किसी एक तरफ टिल्ट करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, डिपेंडिंग ऑन दी ऑथेंटिसिटी ऑफ योर आर्गूमेंट्स। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अभी। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।